नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जहां एक तरफ विकास के नाम पर 6 लाख पेड़ काटे जाने हैं और दूसरी तरफ है आदिवासी जो अपने जंगल, अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे सामने कई लेख हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं और आज हम इन सब को खंगाल कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश के पावर कैपिटल कहे जाने वाले इस इलाके की जमीनी हकीकत आखिर है क्या। बिल्कुल। और ये कहानी, जैसा आपने कहा, सिर्फ पेड़ों की नहीं है। ये विकास और विनाश की वो बहस है जो दशकों से चल रही है जी। और इसकी जड़ें उन वादों में हैं जो इस इलाके से किए तो गए लेकिन कभी पूरे नहीं हुए। कौन से वादे? बात 1962 की है। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिंगरौली को भारत का स्विट्जरलैंड बनाने का सपना दिखाया था। स्विट्जरलैंड? हाँ। और मुझे याद है ये वादों का सिलसिला यही नहीं रुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2008 में तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सिंगापुर बनाने का वादा कर दिया। जी। स्विट्जरलैंड से सिंगापुर, मतलब सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए गए, लेकिन आज की हकीकत क्या है? हकीकत इन सपनों से बिल्कुल उलट है। जो सिंगरौली कभी अपने घने जंगलों और साफ हवा के लिए जाना जाता था, वो आज कोयले की खदानों से निकले मलबे का, थर्मल प्लांट से निकली राख का एक डंपयार्ड बन गया है। और प्रदूषण का तो ये आलम है कि ये इलाका दिल्ली को टक्कर देता है। सपनों के शहर की जगह ये देश के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। इस इलाके में ये कोयला और खनन का सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, सिंगरौली में कोयले का खनन तो 1984 में ही नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने शुरू कर दिया था। वो एक सरकारी कंपनी है। अच्छा, यानी 80s से ही? जी। लेकिन खेल असल में बदला 2007 के बाद। 2007 में क्या हुआ? जब निजी कंपनियों के लिए दरवाजे खोले गए, उन्हें कोल ब्लॉक आवंटित किए गए। बड़ी बड़ी कंपनियां आई होंगी फिर तो। हाँ, रिलायंस, एसआर, हिंडाल्को जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ आईं और फिर बड़े पैमाने पर खनन की तैयारी शुरू हो गई। और यहीं से वो महान जंगल वाला मामला सामने आया था, है ना? बिल्कुल। वो कहानी बहुत चर्चा में रही थी। क्या था वो मामला? महान के जो जंगल हैं वो एशिया के सबसे पुराने और घने साल के जंगलों में से एक हैं। यहाँ का कोल ब्लॉक एसआर और हिंडाल्को को उनके पावर प्लांट्स के लिए दिया गया था। लेकिन वो हो नहीं पाया था, जहां तक मुझे याद है। नहीं हो पाया क्योंकि पर्यावरणविदों और स्थानीय आदिवासियों ने एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया था। और उस वक्त सरकार ने भी उनकी बात सुनी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, ये उस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ था। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, उन्होंने पर्यावरण पर होने वाले असर को देखते हुए इसे नो गो जोन घोषित कर दिया था। नो गो जोन मतलब प्रवेश निषेध क्षेत्र। जी। उन्होंने साफ लिखा था कि यहाँ खनन की अनुमति देने का मतलब होगा एक बेहद समृद्ध वन क्षेत्र को हमेशा के लिए तबाह कर देना। जी। तो एक तरह से महान का जंगल उस वक्त बच गया। तो अगर महान जंगल बच गया तो फिर अब ये नया खतरा कहां से पैदा हो गया? इस पूरी कहानी में अडानी ग्रुप की एंट्री कैसे हुई? ये कहानी 2019 में एक नया मोड़ लेती है। अच्छा। केंद्र सरकार ने व्यावसायिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की ई नीलामी की। और इसी नीलामी में सिंगरौली के घिरौली में पड़ने वाला जो कोल ब्लॉक था वो अडानी पावर को आवंटित किया गया। और आज का जो पूरा विवाद है वो इसी आवंटन की वजह से है। जी बिल्कुल, जड़ यही है। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है? जब हम कहते हैं 6 लाख पेड़, तो ये आंकड़ा सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। इसका असल पैमाना क्या है? इसका पैमाना वाकई में बहुत बड़ा है। प्रोजेक्ट का लक्ष्य है 2025 तक हर साल 6.5 मिलियन टन कोयला निकालना। 6.5 मिलियन टन हर साल। और इसके लिए करीब 1400 हेक्टेयर जंगल की जमीन चाहिए। 1400 हेक्टेयर? जी। और इस जमीन पर साल, तेंदू, महुआ, चिरौंजी जैसी 160 से ज्यादा प्रजातियों के करीब 6 लाख पेड़ हैं। और चिंता की बात यह है कि इनमें से काफी पेड़ काटे भी जा चुके हैं। हाँ, करीब 3 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। और ये सिर्फ पेड़ नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हाथी, तेंदुए, स्लॉथ बियर जैसे कई जानवरों का घर भी है ये। जब इतने बड़े पैमाने पर जंगल कटने लगा तो जाहिर है स्थानीय लोगों का विरोध भी हुआ होगा। ये टकराव कब और कैसे शुरू हुआ? टकराव तब तेज हुआ जब सितंबर 2025 में कंपनी ने 8 गांवों के आसपास जंगल काटना शुरू किया। लोगों ने पहले तो शांतिपूर्ण विरोध किया, लेकिन नवंबर 2025 तक हालात बिगड़ गए। 23 नवंबर को बासी बेरदा गांव में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। और फिर? जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई।
और गिरफ्तारियां भी हुई थी शायद। हाँ, प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकाम को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यहाँ पर कानूनी और राजनीतिक पहलू भी बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके मुख्य आरोप क्या हैं? वो किस आधार पर इस कटाई को अवैध बता रहे हैं? उनका सबसे बड़ा और बुनियादी आरोप यह है कि ये पूरी प्रक्रिया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 यानी FRA और पेसा एक्ट 1996 और पैसा एक्ट 1996 का खुला उल्लंघन है। और ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा से जो सहमति ली गई है वो फर्जी है। बिल्कुल, उनका साफ कहना है कि उनसे कभी पूछा ही नहीं गया। पेसा एक्ट मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। सही। इसका मतलब है कि आप किसी आदिवासी इलाके में जाकर वहां की मर्जी के बिना कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते। जमीन, जंगल, पानी से जुड़े किसी भी फैसले के लिए ग्राम सभा की हाँ सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा कानूनी दांवपेच सामने आता है। वो क्या है? दिलचस्प बात यह है कि 2023 तक सिंगरौली एक पेसा एरिया था, मतलब वहां पेसा कानून लागू होता था। मतलब अब नहीं है? नहीं, उसके बाद इसका स्टेटस बदल दिया गया। एक मिनट, मतलब एक पूरे इलाके का कानूनी दर्जा ही बदल दिया गया? जी। ये तो ऐसा हुआ जैसे मैच के बीच में ही गोल पोस्ट की जगह बदल दी हो। आप कह सकती हैं। सरकार का तर्क ये था कि यहाँ की आदिवासी आबादी अब उस तय सीमा से कम हो गई है जो इसे शेड्यूल्ड एरिया का दर्जा देती है। लेकिन आलोचक तो इसे महज एक बहाना बताते हैं। हाँ, उनका कहना है कि ये बदलाव ठीक तब किया गया जब ये बड़े प्रोजेक्ट्स की बात सामने आ रही थी, ताकि पेसा कानून के तहत ग्राम सभा को जो वीटो पावर मिली है उसे बाईपास किया जा सके। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। चलिए इन कानूनी दांव पेचों से आगे बढ़कर उस चीज पर आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, इंसान। उन लोगों का क्या हो रहा है जो सदियों से उन जंगलों में रहते आए हैं? इसका मानवीय पहलू ही सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इस एक प्रोजेक्ट की वजह से 14 गांवों के करीब 1700 परिवारों पर 1700 परिवार? जी, उन पर अपना घर बार, अपनी जमीन छोड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ घर बदलना नहीं है, ये उनकी पूरी दुनिया का उजड़ जाना है। और उनकी आजीविका का क्या? वो तो पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर होगी ना? पूरी तरह से। एक स्टडी बताती है कि इन आदिवासी समाजों की कुल आमदनी का 45 से 60% हिस्सा तेंदुपत्ता, महुआ, साल के बीज, इन सब वन उत्पादों से ही आता है। खासकर मार्च से मई के बीच जब खेती का काम नहीं होता तो महुआ और तेंदुपत्ता ही इन परिवारों को चलाते हैं। ये तो उनकी फूड सिक्योरिटी की गारंटी हुई एक तरह से। बिल्कुल। जंगल छीनना उनसे उनका ATM और फ्रिज दोनों एक साथ छीने जैसा है। और ये विस्थापन का दर्द, ये तो इस देश के आदिवासियों के लिए कोई नई बात नहीं है। ये कहानी तो दशकों से दोहराई जा रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत दुखद पैटर्न है। आंकड़े बताते हैं कि आजादी के बाद से देश में विकास परियोजनाओं के नाम पर जितने भी लोग विस्थापित हुए, उनमें से 45% आदिवासी थे। 45%? जबकि देश की आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 8% है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, उन्हें कभी बांध के लिए हटाया गया, कभी यूरेनियम की खान के लिए, तो कभी बिजली परियोजनाओं के लिए। ये एक अंतहीन सिलसिला है। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, जैसा कि आपने शुरू में कहा था। ये दो अलग अलग दुनियाओं, दो सभ्यताओं के टकराव की कहानी है। सही कहा आपने। एक तरफ वो वर्ल्ड व्यू है जो जंगल को एक जिंदा चीज मानता है जिससे जरूरत के हिसाब से लिया जाता है, और दूसरी तरफ वो वर्ल्ड व्यू है जो जंगल को महज एक रिसोर्स देखता है, एक बैलेंस शीट पर लिखे आंकड़े की तरह। बिल्कुल। इतने टन कोयला, इतने लाख पेड़, इतना मुनाफा। ये टकराव इसीलिए इतना गहरा है। स्रोतों में एक लाइन थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो इस टकराव को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। कौन सी? आदिवासी समाज ने लकड़ियां सर पर ढोई हैं और हम उन्हें ट्रकों पर लादने पर आमादा हैं। हाँ, ये एक पंक्ति पूरे संघर्ष का सार बता देती है। हजारों सालों से आदिवासियों के रहने के बावजूद जंगल बचे रहे। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता शोषण का नहीं, सहचर्य का था। लेकिन कंपनी का भी तो कोई पक्ष होगा। वे इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ तो कर रहे होंगे ना? जहां तक मुझे पता है 13-14 लाख पौधे लगाने का वादा है, जो काटे जाने वाले पेड़ों से दुगने से भी ज्यादा है। हाँ, ये उनका दावा है। तो कागज पर तो ये एक अच्छा सौदा लगता है, फिर इतना विरोध क्यों? ये सवाल बहुत जरूरी है। अडानी ग्रुप का दावा है कि इसके बदले वे करीब 14 लाख पौधे दूसरे जिलों में लगाएंगे। लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल बहुत सीधा है। क्या? कि क्या किसी और जिले में पेड़ लगाने से उनके गांव का वो झरना वापस आ जाएगा जो जंगल से निकलता था? क्या उनकी जमीन की नमी लौट आएगी? क्या उनके मवेशियों को चारागाह मिल जाएगा? जवाब तो नहीं है। बिल्कुल, जवाब है नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं होता? नहीं होता। एक जंगल एक जटिल, जीवित,
इकोसिस्टम होता है जिसे बनने में सदियां लगती हैं। आप उसकी जगह कुछ लाख पौधे लगाकर एक वृक्षारोपण तो कर सकते हैं, लेकिन एक जंगल नहीं बना सकते। इसीलिए स्थानीय लोगों के लिए यह मुआवजा एक दिखावा है, क्योंकि जो चीज उनसे छीनी जा रही है वो अनमोल है। तो एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ जमीन पर विरोध प्रदर्शन। अभी जमीन पर असल में हो क्या रहा है? कटाई और खनन का काम तो चल रहा है, लेकिन लोगों का संघर्ष भी लगातार जारी है। और इस लड़ाई में महिलाएं सबसे आगे हैं। जी, क्योंकि जंगल से उनका रिश्ता सबसे गहरा होता है। आदिवासी एकता परिषद जैसी संस्थाएं महापंचायत कर रही हैं। और कानूनी लड़ाई? ग्रामीणों ने अडानी के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की है। और युवा लोग भी कुछ कर रहे हैं। हाँ, युवा लोग #SaveSingrauli जैसे हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। नहीं, बल्कि अदालत में और डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जा रही है। हाँ, ये एक बहुस्तरीय लड़ाई बन चुकी है। तो सिंगरौली की ये कहानी सिर्फ कोयले और पेड़ों की नहीं है। ये स्विट्जरलैंड और सिंगापुर बनाने के अधूरे वादों की कहानी है। ये कानूनी दावपेच, आजीविका के गहरे संकट और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जूझ रहे लोगों की कहानी है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। सिंगरौली का ये संघर्ष हमें ये पूछने पर विवश करता है कि जब हम राष्ट्रीय हित और विकास की बात करते हैं तो हम असल में किसके राष्ट्र और किसके विकास की बात कर रहे होते हैं, और जो बिजली हमारे शहरों को रोशन करती है उसकी असली कीमत कौन और कैसे चुका रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद हमें अगली बार बत्ती जलाते हुए जरूर सोचना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे और दिलचस्प विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।